नमस्कार दोस्तों, आईटी टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं जगदीप आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी वायरिंग से ही संबंधित एक वीडियो है। आज की वीडियो में हम कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। आईई नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के तहत हम कुछ नियमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा परीक्षा की दृष्टि से और किसी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईटीआई में एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और परीक्षा जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो पे जाने से पहले हमारी वायरिंग चल रही थी। वायरिंग के तहत ये हमारी तीसरी वीडियो है। हालांकि थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो, हम बहुत ज़्यादा वीडियोस ला रहे हैं वायरिंग पे, लेकिन एक एक बात हम क्लियर करने वाले हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में जो रूल बनाया गया था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, उसके तहत कौन कौन से नियम हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आई नियम है, इसमें टोटल जो नियम है वो है 146 नियम है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1956 के तहत। लेकिन 146 नियम अपने को सारे पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं कुछ 10-15 को जो नियम है वो आपसे डिस्कशन करूंगा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आईई नियम 1956 के तहत जो वोल्टेज ग्रेडिंग थी, तो वोल्टेज ग्रेडिंग को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया वोल्टेज ग्रेडिंग को। एक तो थी हमारी न्यून वोल्टेज, जिसमें 0 से लेकर 220 वोल्ट तक की वोल्टेज आती है। फिर उसके बाद थी हमारी उच्च वोल्टेज, पहले न्यून वोल्टेज और फिर उसके बाद थी हमारी मध्यम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज के तहत हमारी आती थी 220 से लेकर 650 वोल्ट तक जो भी वोल्टेज है वो हमारी मध्यम वोल्टेज के तहत आती थी। उसके बाद आती थी उच्च वोल्टेज। उच्च वोल्टेज जो रहती थी वो हमारी रहती थी 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक। ठीक है, ये हमारी थी उच्च वोल्ट। फिर उसके बाद आती है अत्यधिक, उसके बाद होती है हाई, यानी कि उच्च, अत्यधिक उच्च, अतिरिक्त उच्च। ठीक है, हाई यानी कि अतिरिक्त उच्च, यानी कि ज्यादा उच्च। अतिरिक्त उच्च के तहत हमारी आती थी 11 केवी से लेकर 33 केवी तक। 11 केवी से लेकर 33 केवी तक हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आती थी, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज आती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे आती है सुपर अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, यानी कि हाई, सुपर हाई वोल्टेज। सुपर हाई वोल्टेज के तहत हमारी आती है 33 केवी से लेकर 1,32 केवी तक की जो वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज आती है सुपर हाई वोल्टेज। यानी कि आईई नियम 1956 के तहत जो वोल्टेज को बांटा गया वो 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 5 भाग हैं? तो वो 5 भाग हैं न्यून वोल्टेज, उच्च मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और सुपर अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, यानी कि सबसे ज्यादा वोल्टेज। यानी कि इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई, सुपर हाई। ठीक है, ये 5 भागों में बांटा गया, जिसकी वोल्टेज ग्रेडिंग थी न्यून वोल्टेज 0 से 220 वोल्ट, मध्यम वोल्ट 220 से 650 वोल्ट और उच्च वोल्ट 650 से 11,000 वोल्ट और अतिरिक्त उच्च 11,000 से 33,000 वोल्टेज और सुपर अतिरिक्त वोल्टेज जो थी वो थी 33,000 से लेकर 1,32,000 वोल्ट तक की थी। 1,32,000 वोल्ट तक की थी। ठीक है, ये वोल्टेज ग्रेडिंग बतानी जरूरी थी क्योंकि हमारी आईटीआई संबंधित परीक्षा के लिए हमारे से कोई भी वोल्टेज पूछ सकता है, कोई भी वोल्टेज की ग्रेडिंग। मध्यम वोल्टेज में हाई वोल्टेज कितनी होती है? मैक्सिमम। ठीक है, न्यून वोल्टेज में मैक्सिमम। ठीक है, उच्च वोल्टेज में मैक्सिमम। तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कुछ नियमों की बात करते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री। जो भी हमारी सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे स्विच हुआ, सॉकेट हुआ, फ्यूज हुआ, ये सारी सहायक सामग्री है। ये सारी सहायक सामग्री आईएसआई मार्का युक्त होनी चाहिए। इस पे आईएसआई का मार्का लगना हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उसका मार्का लगा होना चाहिए। ठीक है, जो जिस सामग्री पे आईएसआई का मार्क होना चाहिए वही सामग्री हमें वायरिंग में प्रयुक्त करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। और एक इंपॉर्टेंट नियम ये भी है, जो विद्युत कार्य हमें कराना चाहिए वो विद्युत कार्य हमें कराना चाहिए अहर्ता प्राप्त विद्युत कर्मी से। अहर्ता मतलब क्या होता है? लाइसेंसदारी। जो लाइसेंसदारी होगा उससे ही हमें विद्युत कार्य कराना पड़ेगा। लाइसेंसदारी, इसको बोलते हैं अहर्ता प्राप्त विद्युत कर्मी से ही हमें कार्य कराना चाहिए। विद्युत वायरिंग में उप परिपथों में विभाजित किया गया।
हमारा जो दूसरा नियम है वो नियम ये कहता है कि विद्युत जो परिपथ है उसे हमने उप परिपथों में विभाजित किया जाता है, किया जाना चाहिए या किया जाता है। उप परिपथों में विभाजित कैसे कि पावर के लिए अलग सर्किट होगा और लाइट के लिए अलग सर्किट होगा। जो भी हम लाइटें जलाते हैं, फैन चलाते हैं, उसके लिए अलग सर्किट होना चाहिए और पावर के लिए अलग सर्किट होना चाहिए। एक सर्किट में पावर और लाइट दोनों नहीं यूज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लाइट एंड फैन उप परिपथ, यानी कि लाइट और फैन जहां से हम ऑन करते हैं वो जो उप परिपथ है उसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट होने चाहिए। कितने? मैक्सिमम 10 स्विच लगा सकते हो आप। अगर बल्ब पंखा चला रहे हो जिस सॉकेट से आप, वहां पे आप जिस पैनल से आप, जिस बोर्ड से आप पंखा बल्ब जगा रहे हो, वहां पे मैक्सिमम 10 पॉइंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10 पॉइंट होने चाहिए। और लोड मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 800 वाट। यानी कि आपको अगर 10 पॉइंट देने हैं तो लोड आपको 800 वाट के अंदर ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 800 वाट से अधिक लोड ले जाओ और पॉइंट 10 लगो। पॉइंट 10 रखने हैं मैक्सिमम और लोड मैक्सिमम रखना है 800 वाट। 800 वाट से ऊपर नहीं जाना चाहिए लाइट और फैन परिपथ का, ठीक है, लोड। सेकेंड, पावर उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट 2 होने चाहिए। जो पावर होता है हमारा, जहां पे हम पावर युक्तियां यूज करते हैं, जैसे कि हम प्रेस के लिए यूज करते हैं, प्रेस चलानी हो चाहे गीजर चलाना हो, कोई भी पावर युक्ति चलानी हो तो उसके लिए हम पावर उप परिपथ का उपयोग करते हैं। पावर उप परिपथ में मैक्सिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। कितने पॉइंट होने चाहिए? मैक्सिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। और मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम लोड होना चाहिए 3000 वाट। यानी कि मैक्सिमम आप पावर सर्किट में, पावर जो पैनल है आपका, जो पावर बोर्ड है, उसमें मैक्सिमम आप 3000 वाट लोड डाल सकते हो। उससे ज्यादा अगर डालोगे तो आप आईई नियम का उल्लंघन कर रहे हो, तो आप दोषी पाए जा सकते हो, ठीक है। तो 3000 मैक्सिमम लोड रखना है पावर के लिए और फैन परिपथ के लिए 800 वाट मैक्सिमम लोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया और मैक्सिमम पॉइंटों के बारे में भी पूछा गया है। तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियंत्रण स्विच बोर्ड फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए तथा प्रवेश द्वार के बाईं ओर होना चाहिए। ये नियम क्या कहता है? जो भी आपके स्विच बोर्ड लगे होते हैं घरों में, वो फर्श से जो उसकी मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए, वो मिनिमम ऊंचाई 1.3 मीटर हो। फर्श से लेकर, धरातल से लेकर, यानी कि कोई फर्श है उससे लेकर आपका जो स्विच बोर्ड लगाना चाहिए वो 1.3 मिनिमम लगाना चाहिए। 1.3 मीटर मिनिमम लगाना चाहिए। 1.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि 1.3 मीटर से कम आपको लगाना पड़ जाए कहीं पे, तो ढक्कन युक्त वाला परिपथ, यानी कि ढक्कन युक्त वाला आप बोर्ड यूज करोगे। उसको ढक के रखने वाला ऐसा कोई बोर्ड लाओ जो ढका रह जाए, ठीक है। नहीं तो आपके कोई छोटे बच्चे उसमें उंगली डाल सकते हैं, इसलिए इसकी हाइट 1.3 मिनिमम रखी जाती है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। नियंत्रण स्विच बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। नियंत्रण स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1.3 मीटर होनी चाहिए। 1.3 मीटर रखनी चाहिए, ठीक है, आईई नियम 1956 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट नियम पे जाते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है? स्नान घरों में स्थापित लैंप का स्विच बाहर होना चाहिए। स्नान घर जहां पे आप नहाते हो उसका जो स्विच होना चाहिए वो नहान घर के बाहर होना चाहिए, नहान घर के अंदर नहीं होना चाहिए। स्नान घर के अंदर नहीं होना चाहिए। स्नान घर के अंदर होगा तो आप बाई चांस उसको गीले हाथों से ऑन करोगे तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है, ठीक है। या तो स्नान के अंदर, अगर स्नान घर के अंदर अगर आपको स्विच लगाना है तो आप लटकने वाला स्विच लगाइए, खींचने वाला स्विच लगाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको अंदर यूज करना है, अंदर अगर आपको पंखा लगाना है स्नान घर के अंदर, तो लटकन वाला स्विच वाला पंखा लगाइए। नहीं तो अगर कोई भी लाइट अगर आपने स्नान घर में लगाई है तो उसका जो स्विच होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए। क्लियर है बात? पहले उस स्विच को बाहर से ऑन करो, फिर नहाओ और फिर अच्छी तरीके से हाथ साफ करके फिर उसको बंद करो। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है? सॉकेट 3 पिन वाला ही उपयोग करना चाहिए, पूरे तरीके से अर्थ होना चाहिए। सॉकेट जो आपके घरों में लगता है, 2 पिन वाला सॉकेट भी आता है और 3 पिन वाला सॉकेट भी आता है, ठीक है। 2 पिन वाले में अर्थिंग पॉइंट नहीं होता और 3 पिन वाले में अर्थिंग पॉइंट आना, तो हमें यूज करना चाहिए 3 पिन वाला, क्योंकि 3 पिन वाले में क्या होता है? अर्थिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अर्थिंग पॉइंट होता है, इसलिए हमें विद्युत वायरिंग में 3 पिन वाला सॉकेट ही उपयोग करना चाहिए। कौन सा सॉकेट उपयोग करना चाहिए? 3 पिन वाला सॉकेट ही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। लाइट एंड फैन उप परिपथ के लिए 6 एम्पियर तथा पावर उप परिपथ के लिए 16 एम्पियर का स्विच उपयोग है। लाइट एंड सॉकेट, लाइट एंड फैन जो परिपथ हम अपने यूज करेंगे, लाइट एंड जो परिपथ अपने यूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम हमें 800 वाट लोड रखना है, उसके लिए हम 6 एम्पियर वाला स्विच यूज करेंगे। 6 एम्पियर का सॉकेट, 6 एम्पियर का स्विच ही यूज करेंगे।
लेकिन अगर पावर सर्किट है तो पावर सर्किट के लिए हम जो सॉकेट लाएंगे वो भी 16 एम्पियर का लाएंगे, स्विच लाएंगे वो भी 16 एम्पियर का लाएंगे, यानी कि पावर के लिए 16 एम्पियर और लाइट वाले परिपथ के लिए 6 एम्पियर का स्विच ही उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो नियम कहता है हमारा, नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट नियम हमारा कहता है छत वाले पंखे के ब्लेड फर्श से न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर होनी चाहिए। यानी कि जो छत वाला पंखा होता है जिसे हम कहते हैं सीलिंग फैन, छत वाला पंखा जिसे हम कहते हैं सीलिंग फैन, उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो फर्श से मिनिमम 2.4 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2.4 मीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 2.4 से लेकर 3 मीटर के बीच बीच में होनी चाहिए। 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें अगर 2.4 दिया है, ठीक है, तो भी सही है। 2.6 दिया लेकिन 2.4 नहीं दिया तो भी हमारा सही होगा। 2.8 दिया या 3 दिया है तो भी सही होगा, यानी कि अगर सभी आ जाए तो 2.4 बन रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक भाग अर्थ होने चाहिए। यानी कि वायरिंग अगर अपने कर रहे हैं तो वायरिंग में जो भी हमारे धातु वाले भाग होंगे, यानी कि धातु वाले भाग होंगे, चाहे लोहे का भाग हो चाहे तांबे का भाग हो, तो उसे प्रॉपर हमें वायरिंग में अर्थ कर देना चाहिए। अगर आप लोहे की पाइप यूज कर रहे हो, कैंड्यूट वायरिंग यूज कर रहे हो, वो भी लोहे की, तो लोहे की कैंड्यूट को हमें अर्थ करना पड़ेगा। कोई भी धात्विक भाग होगा पैनल के अंदर या वायरिंग के अंदर तो उसे हमें अर्थ करना होगा। तो ये हमारे हो गए, हमारे 10 नियम हो गए। अब आगे चलते हैं, कुछ नियमों का अध्ययन और करते हैं, कुछ नियमों का अध्ययन और करते हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ और नियमों की बात कर रहे हैं। जो 11वां नियम है, सभी प्रकार के लाइट फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होगी। यानी कोई भी लाइट अगर आपको लगानी है तो उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो फर्श से न्यूनतम 2.25 मीटर होनी चाहिए। यानी कि फर्श से लाइट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2.25 मीटर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है पेपर में, डीएमआरसी के पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइन या फेज चालक में ही फ्यूज लगाना चाहिए। सभी नियंत्रण युक्तियां फेज में ही लगानी चाहिए। यानी कि जो फ्यूज लगना चाहिए, जिसे हम फेज कहते हैं, उसमें लगना चाहिए। फेज को हम लाइन भी कहते हैं, तो लाइन या फेज जिसे हम कहते हैं उसमें ही फ्यूज लगना चाहिए। और कोई भी अगर नियंत्रण युक्ति है वो हमेशा फेज में ही लगती है। कोई भी नियंत्रण युक्ति आएगी वो हमेशा कहां पे लगेगी? फेज में ही लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट नियम, 3 फेज सप्लाई में सभी स्विचों पे, सभी फेजों में, सभी फेजों का लोड, 3 फेज सप्लाई में सभी फेजों का लोड संतुलित होना चाहिए। यानी कि 3 फेज है तो उसमें सभी फेजों का लोड संतुलित होना चाहिए। किसी पे ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं होना चाहिए, किसी पे कम नहीं। ऐसा नहीं एक फेज पे ज्यादा लोड चल रहा है और एक में कम चल रहा है, यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। आईई नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के तहत सभी फेजों में जो लोड होना चाहिए वो समान होना चाहिए। और फेजों का जो कलर कोड होना चाहिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार वो RYB होना चाहिए। सबसे जो पहला फेज होगा उसे हम R से लिखेंगे और दूसरे फेज को हम Y से लिखेंगे और लास्ट वाले फेज को हम B से लिखेंगे। और न्यूट्रल का रंग हमेशा काला यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं, मध्यम तथा उच्च वोल्टा मशीनों में दोहरी अर्थिंग। यानी कि मध्यम उच्च या हाई उच्च, यानी कि मध्यम से ऊपर ऊपर वाली जो भी वोल्टेज आती है उसमें हमेशा दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। यानी कि सिंगल अर्थिंग से काम नहीं चलेगा। सिंगल अर्थिंग से काम कहां पे चलेगा? न्यून वोल्टेज पे काम चलेगा। मध्यम उच्च, अतिरिक्त उच्च और सुपर उच्च वाली जो वोल्टेज है उसमें हमें दोहरी अर्थिंग करनी पड़ेगी। जो भी मशीनें वहां उस वोल्टेज की होगी उसमें हमें दोहरी अर्थिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 2 अर्थिंग का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट नियम, सप्लाई शुरू करने से पहले मेकर द्वारा लीकेज करंट का टेस्ट करना चाहिए। मतलब यदि आपने वायरिंग कर ली है, यदि आपकी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है तो वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले उसका टेस्ट करना चाहिए। किसके द्वारा? मेकर द्वारा वायरिंग का टेस्ट करना चाहिए। मेकर द्वारा वायरिंग का टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट टेस्ट। ठीक है, मेकर द्वारा जो टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो करंट लीकेज का मान होता है वो 1/5000वां भाग होता है। 1/5000वां भाग होता है। ठीक है, लीकेज सप्लाई शुरू करने से मेकर द्वारा लीकेज करंट टेस्ट का मान, करंट टेस्ट चेक करना चाहिए। और करंट जो होना चाहिए लीकेज वो 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/5000, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1/5000वां भाग से अधिक लीकेज करंट का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1/5000 भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लाइट एवं पावर परिपथों की वायरिंग 1956 नियम के तहत करनी चाहिए। यानी कि जो भी आप लाइट एंड फैन
सर्किट बना रहे हो, यानी कि एक बोर्ड बना रहे हो या फिर पावर का बोर्ड बना रहे हो, तो उसकी जो वायरिंग करनी चाहिए वो आईई नियम 1956 के तहत ही करनी चाहिए। उसमें जो भी वायरिंग करोगे आप वो आईई नियम 1956 के तहत ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट नियम की बात करें तो वायरिंग करने से पूर्व लेआउट डायग्राम बनाना चाहिए। जो भी अगर आप वायरिंग करनी है, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी घर की वायरिंग करनी है, तो वायरिंग करने से पहले उसका लेआउट डायग्राम बना लेना चाहिए कि यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ऐसे तार जाएगी और इसकी तार ऐसे जाएगी। वो हम आगे करेंगे, वायरिंग में ही आगे हम लेआउट डायग्राम कैसे बनाते हैं सभी प्रकार का डायग्राम हम करेंगे। वायरिंग करने से पूर्व आईई नियम 85 के अंतर्गत, आईई नियम 85 यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 85 के अंतर्गत ओवरहेड लाइनों के दो पोलों के मध्य 67 मीटर 220 फुट की है अधिक दूरी। आईई नियम 85 कहता है जो ओवरहेड लाइनें होती हैं जिसमें 11,000 वोल्टेज की लाइन होगी, तो उसमें 11,000 33,000 वोल्टेज की लाइन, उसमें जो पोलों के मध्य दूरी होती है वो मैक्सिमम 67 मीटर होनी चाहिए। 67 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 67 मीटर यानी 220 फुट होनी चाहिए। 220 फुट से अधिक हमें उसके मध्य दूरी नहीं रखनी चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ नियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के तहत। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो नियम मैंने आपको बता दिए, और ये सभी इंपॉर्टेंट नियम है, इसका रट्टा मार लेना आप। इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो IIT का पेपर हो, चाहे वो आपका किसी कंपटीशन का एग्जाम का पेपर हो। आपको पूरा 1956 के 146 नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नियम पढ़ लोगे तो इतना ही बहुत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।